Hello friends, welcome to PDW. I am R.V. Kumar and today we are going to discuss rising tensions between China and Philippines in South China Sea. Friends, आप सबको भी मालूम है कि पिछले मंडे को यानी 17 जून चाइना एंड फिलीपींस के ट्रूप्स के बीच में झड़प हुई। उसमें बहुत सारे जो फिलीपींस के साइड के थे वो इंजर्ड हुए और इवन एक के तो अंगूठे भी गायब हुए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये जो टेंशन है ये पहली बार नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर जनवरी ऑनवर्ड्स कितनी बार दोनों के बीच ये झड़प हुई है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। अगर हम इसकी तुलना गलवान में हुए इंडियन चाइनीज़ फोर्सेस के क्लैश से करें तो ज़्यादा दोनों में डिफरेंट नहीं हुआ, बिकॉज उस समय भी ये दो स्थिति उसमें दोनों में काफ़ी सिमिलर है। उस समय भी इंडियन ट्रूप्स स्मॉल कंटीजेंट बेसिकली गए थे देखने की भाई जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुई है इंडिया और चाइना के बीच वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है। और उसी समय जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे वे लार्जर नंबर में वहाँ पहुँच गए एंड इंडियन ट्रूप्स वेर आउट नंबर्ड। दूसरी बात कि उस समय भी जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे वो रॉड, सिकल्स, एक्सेस, नाइफ्स ये सब लेकर के आए हुए थे। ऑन द अदर हैंड इंडियन ट्रूप्स वो अनआर्म्ड थे, तो उसके कारण बिगिनिंग में इंडियन ट्रूप्स को सफ़र करना पड़ा। स्थिति मोरलेस साउथ चाइना सी में भी सेम थी। The Filipino troops, they were outnumbered by the Chinese troops and they were also armed with the same knives, axes और इवन अगर हम कुछ दिन पहले देखें तो पुराने झड़प्स में वो खास करके they were using water cannons। तो अब हम ये देखें कि क्या बात है, क्यों ऐसा दोनों के बीच में बार बार झड़प हो रही है। इसके पीछे दो जो रीफ्स हैं साउथ चाइना सी में वो इम्पॉर्टेंट है, स्कार्बर एंड एक सेकेंड थॉमस सोल। तो चाइनीज़ भी इसको क्लेम करते हैं लेकिन अभी वो फिलीपींस के कंट्रोल में है। तो ये बार बार जो झड़प के कारण और इस तरह के दोनों में जो कन्फ्रंटेशन होता है उसके पीछे जो सबसे मेन मुद्दा है वो है चाइनीज़ के 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है, इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। 1947 में कुओमिंतांग जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसने एक चाइनीज़ का मैप रिलीज़ किया और उस मैप में उन्होंने जस्ट एक डैसेस 9 डैसेस खींच दिए और वो इस बात को दर्शाता था कि भाई जो साउथ चाइना सी में इसके डैश के जो लाइन है उस लाइन के अंदर जो भी वाटर बॉडीज़ है या आइलैंड्स है वो सारे चाइना के हैं, भले ये किसी और के कंट्रोल में हो। और इसी के कारण चाइना फिलीपींस, चाइना वियतनाम और इवन चाइना मलेशिया, ब्रुनेई, इन सबों के बीच में एक कन्फ्रंटेशन है। अब प्रश्न उठता है कि चाइना करना क्यों चाहता है, व्हाट डज चाइना और व्हाट डज चाइना वांट टू अचीव बाय गेटिंग इनटू कन्फ्रंटेशन विथ ऑल दीज नेबरिंग कंट्रीज़। तो उसका सबसे बड़ा पर्पस है कि ये जो साउथ चाइना सी के जो एरिया है ये काफ़ी रिच हैं या तो फिशिंग के लिए और इवन ऑयल एंड गैस, अदर मिनरल्स, इस सब के लिए। दूसरी बात है कि इस एरिया से ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन की जो ट्रेड है वो पास होता है। तीसरा है कि चाइना ये चाहता है कि यदि ये एरिया हमारे कंट्रोल में है तो वी कैन कीप यूएस आउट। अगर यूएस वहाँ प्रेजेंस है, उस यूएस नेवी के जो वेसल्स हैं वो वहाँ रहते हैं तो चाइना को थ्रेटेंड महसूस होता है और इसीलिए वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दे वांट टू कीप दिस एरिया सेफ by claiming its control over the entire sea।
उसके बाद अगर हम देखें तो एक और इसके पर्पस हैं कि चाइना का अगर फुल कंट्रोल है इस एरिया पर तो दे कैन वेपनाइज दिस एनी टाइम। वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, इवन जो शिप मूवमेंट हैं या इवन द पर्सनस और इवन द कंट्रीज विच आर पासिंग थ्रू देम। तो ये सारे चीज़ के कारण वो इस बात को असर्ट करना चाह रहा है। लेकिन फिलीपींस की तरफ से क्या किया जा रहा है? अब फिलीपींस सबसे पहले तो अगर हम देखें तो अभी जो प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस जो उसके प्रेसिडेंट हैं, उसके पहले रोड्रिगो डुटार्टे वो थे। उन्होंने बड़ा ही कॉन्सिलेटरी अप्रोच अपनाया चाइना के साथ। वो समझते थे कि भाई अगर हम चाइना से हमारा रिलेशन सुधर गया तो ये इश्यूज़ ईजिली हम रिजॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो अपने पूरे टर्म चाइना के साथ मैंने काफ़ी अच्छा रिलेशन बनाए रखा और एट द सेम टाइम दे वांटेड टू कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम यूएस। लेकिन अल्टीमेटली फिलीपींस को इससे कुछ मिला नहीं, इस डिप्लोमेटिक रीसेट से। तो जो न्यू प्रेसिडेंट है फर्डिनांड मार्कोस, इन्होंने पॉलिसी में शिफ्ट किया। ये रियलाइज़ किया कि भाई डिप्लोमेसी ये अगर हम प्रो चाइना पॉलिसी अपनाते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसने सबसे पहले अगर देखें तो फरवरी 2023 में इन्होंने एक मेजर डिसीजन लिया। सबसे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी स्कर्मिसेज होते हैं उसको हम एज़ इट इज़ पब्लिक के सामने लाएं, ताकि हम चाइना के जो रियल फेस है और उसको हम लोगों को दिखा सकें, इवन बोथ एट द डोमेस्टिक लेवल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल। इससे होगा क्या कि चाइना की जो अपनी स्टैंडिंग है, जो चाइना इतने दिनों तक कह रहा था कि भाई वी आर नॉट पोजिंग एनी थ्रेट, आर राइज इज़ वेरी पीसफुल। तो ये पीसफुल राइज का जो कंसेप्ट है, ये इससे एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा यदि हम चाइना के जो ग्रे जोन टैक्टिक्स है वो कैसे फुल फ्लेज कन्फ्रंटेशन भी नहीं है लेकिन जस्ट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वॉर, दे आर इंडल्जिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ कन्फ्रंटेशन। तो इसको उन्होंने स्टार्ट किया। और इसीलिए क्योंकि अदर जो भी पार्टीज़ हैं कन्फ्लिक्ट के, चाहे वो वियतनाम हो या मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, इन लोगों ने भी बड़ा लिमिटेड जो भी घटना घट रही थी उसको एज इट इज़ बाहर नहीं दिखाता था, उसके बहुत लिमिटेड पोर्शंस ही रिलीज़ करते थे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट फिलीपींस दे वेंट अहेड विद द रियल पिक्चर। अभी भी अगर हम देखें तो उन्होंने ड्रोन फुटेज वगैरह भी रिलीज़ किया जिसमें कि जो चाइनीज़ मीडिया प्रोजेक्ट कर रही थी कि देयर वाज नॉट दैट मच कन्फ्रंटेशन, और इवन जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे दे वर नॉट आर्म्ड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब फिलीपींस की तरफ से जब फ़ोटोज़ और उसके ड्रोन फुटेज रिलीज़ किए तो स्थिति काफ़ी डिफरेंट थी। तो ये सबसे पहला स्टेप था कि ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी अपनाई। उसने दूसरा पॉलिसी उसने किया कि भाई जो यूएस के साथ रिलेशन था उसको फिर से स्ट्रेंथन करना शुरू किया। यानी दे टुक द डिसीजन टू सॉलिडिफाई यूएस अलायंस। इसके पहले भी अगर हम देखें तो 1951 में यूएस और फिलीपींस के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी। इस ट्रीटी के अंदर अगर कोई भी फिलीपींस के आर्मी और इवन कोस्ट गार्ड के ऊपर अटैक करता है तो देन यूएस विल बी फोर्स टू डिफेंड। तो इस पॉलिसी को उन्होंने रिवाइव किया और इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने कुछ आगे बढ़ करके यूएस को 4 एडिशनल बेसेस भी दिए जहाँ के यूएस अपने ट्रूप्स को और इवन मिलिट्री इक्विपमेंट को वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चाइना के लिए फर्दर थ्रेटेंड हो गया, इसलिए कि अगर यूएस ट्रूप्स फिलीपींस में मौजूद हैं तो इन द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान दे विल बी वेरी यूजफुल फॉर दैट। तो ये उन्होंने एक अलग किया। तीसरा जो उन्होंने पॉलिसी में चेंज किया, दे स्टार्टेड मेकिंग डिप्लोमेटिक मूव्स। वो कई कंट्री के साथ जैसे जर्मनी, फ्रांस, इवन इंडिया, इन लोगों के साथ लॉबिंग करके अपने फेवर में स्टेटमेंट जारी किया। ऑल ऑफ देम सपोर्टेड इंडिया। अभी हम देखें तो मार्च में
इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर भी वो मनीला पहुँचे थे। उन्होंने भी चाइनाज़ की जो पॉलिसी है उसे रिपुडिएट कर दिया। उन्होंने फिलीपींस को अपने टेरिटोरियल माने कर दें कि फिलीपींस की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसे उन्होंने सपोर्ट किया। और दूसरी बात कि अनक्लॉस जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है उसको उन्होंने सपोर्ट किया कि ये जो भी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स है दे शुड बी रिजॉल्व अंडर दिस लॉ। अगर आपको याद है तो कुछ दिन पहले 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना जजमेंट दिया था और जो उसमें उन्होंने चाइनीज़ क्लेम को रिपुडिएट कर दिया। उन्होंने कहा ये चाइनीज़ क्लेम्स अंडर 9 लाइन इट इज़ नथिंग, इट हैज़ नो लीगल बेसिस। तो इस तरह से फिलीपींस ने कई फ्रंट पे अपना काम किया और उसके कारण चाइना दे केम अंडर प्रेशर। अगर हम देखें कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, अगर फ्यूचर में क्या अगर ये कन्फ्रंटेशन जारी रहा तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो आई थिंक चाइना मे नॉट बी एबल टू अचीव व्हाट इट वांट्स, इसलिए कि चाइना अभी कई फ्रंट पे मतलब ऑलमोस्ट 4 फ्रंट पे वो इंगेज्ड है डिस्प्यूट्स में। जैसे अगर हम देखें तो लद्दाख है, साउथ चाइना सी हुआ, ईस्ट चाइना सी, इवन ताइवान स्टेट्स। सो देयर रिसोर्सेज आर वेरी स्ट्रेस्ड। तो इन दैट सिचुएशन आई कांट थिंक और आई कांट से दैट चाइना विल बी एबल टू अचीव। उसके बाद अगर हम देखें तो यूएस की जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, जैसे ही अगर चाइना इस एस्केलेशन को आगे बढ़ाता है तो यूएस विल बी इन द पिक्चर एंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर चाइना। इस पॉलिसी के तहत चाइनीज़ अपने जो नेबरिंग कंट्री है उसे भी एलिनेट कर रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम फॉर चाइना। थैंक यू।